लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था रेट ऑफ एक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, जिसका टेम्परेचर टी नॉट है, सराउंडिंग का टी नॉट है। इस टी के करस्पॉन्डिंग ये एनर्जी रेडिएट करती है और वो टी नॉट के करस्पॉन्डिंग रेडिएट करता है, उसको ये एब्जॉर्ब करती है। तो इस ब्लैक बॉडी में दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर टी बड़ा है एज कंपेयर टू टी नॉट, तो आपका रेडिएशन ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो यहां पे E कम्स आउट टू बी सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये आपका नेट एमिशन ऑफ रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखें, रेट ऑफ हीट लॉस। अगर ये हीट रेडिएट ज्यादा कर रहा है, एब्जॉर्ब कम कर रहा है, तो इसका मतलब हीट लॉस हो रही है। तो जो हीट लॉस हो रही है पर सेकंड वो कितनी है, वो हम एक्सप्रेशन लिखना है। यहां पे देखें, ये एक्सप्रेशन था आपका एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ हीट लॉस मींस एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। दोनों में अंतर समझें आप। मैं लिख देता हूं दोबारा, ये था आपका नेट हीट या एनर्जी, आप कहें इसको रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब जो अगले टॉपिक में हम रेट ऑफ हीट लॉस निकालना चाह रहे हैं, वो हम चाह रहे हैं कि नेट हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। ऊपर वाले केस में ही हीट पर सेकंड कितनी रेडिएट होगी वो निकालना चाहते हैं। तो आप बताएं इस एक्सप्रेशन में क्या अंतर आएगा। जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसमें क्या अंतर आएगा, अगर मुझे यहां पे इसमें था पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, यहां पे क्या है, सिर्फ पर यूनिट टाइम है। तो आप बताएं इसमें पहले वाले में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी सेकंड वाला आ जाए, एरिया को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पर यूनिट एरिया है, आपको टोटल उसका लेना है ऑब्जेक्ट का, तो एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डी एच बाई डी टी। डी एच बाई डी टी क्या है, नेट हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर, ये आपका रेट ऑफ हीट लॉस है, कितनी पर सेकंड कितनी हीट लॉस कर रहा है। अगर हीट लॉस कर रहा है तो क्या टेम्परेचर भी फॉल होगा, अगर वो लगातार हीट लॉस कर रहा है तो टेम्परेचर उसका गिरेगा। तो रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल कितना होगा वो निकालेंगे अब, रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल। पहले इसको लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं। इसी डीएच को आप डीक्यू बाई डी टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डीक्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये आपका रेट ऑफ हीट लॉस है, डीएच बाई डी टी या डीक्यू बाई डी टी। आगे बढ़े, इसी में आप निकालें, हाँ जी करता हूं पीछे, रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल, किस रेट से आपका टेम्परेचर फॉल करेगा ये अब देखेंगे।
देख लिया? हाँ जी, इसके लिए आप डी क्यू बाई डी टी, जो लास्ट का एक्सप्रेशन है, सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, इसी को आप यूज करेंगे। लेट से डेल्टा टी टाइम में वो डेल्टा क्यू हीट रिलीज कर रहा है नेट, तो दिस डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज एम एस डेल्टा टी। बताए लिख सकता हूं क्या? जब भी कोई ऑब्जेक्ट हीट लॉस करेगा या गेन करेगा तो उसका फॉर्मूला होता है डी क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से मैं इसको यहां रिप्लेस कर रहा हूं, तो इट विल बिकम एम एस डी टी बाय डी टी सिग्मा ए टी की पावर 4 टी नॉट की पावर 4। इस एम एस को यहां नीचे ले आओ, तो डी टी बाय डी टी बिकम्स सिग्मा ए बाय एम एस टी की पावर 4 टी नॉट की पावर 4। ये आपका आ गया रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल, किस रेट से आपका टेम्परेचर गिर रहा है, रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल। एक एक्सप्रेशन दूसरे से जुड़ा हुआ है, सारे लाइन से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अगर एक ध्यान में आ गया, E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, उसकी मीनिंग याद कर लो और आगे आप सारे स्टेप्स को निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल हुआ। इसके बाद आता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी आप रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल ही पढ़ते हैं। बस यहां पे अंतर ये है कि जो T माइनस टी नॉट है, या आप कहें कि डिफरेंस बिटवीन T एंड टी नॉट इज वेरी लेस। दोनों में क्या अंतर है? ये किसी भी टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल है, और यहां पर जब सराउंडिंग के और बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस अगर कम है, तो उस केस में इस वाले एक्सप्रेशन को आप कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ये देखना है। बस रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां भी बाहर के टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था तो हीट लूज कर रहा था, टेम्परेचर फॉल हो रहा था। अगले वाला जो केस है बस उसमें इतना अंतर है कि टी और टी नॉट के बीच का अंतर कम है। अब ये बताएं आप, हालांकि हम फाइनल एक्सप्रेशन में पहुंचेंगे, अगर सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर कम है तो क्या टेम्परेचर का फॉल फास्ट होगा कि स्लो होगा? स्लो होगा। अगर यहीं पर मैं आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म करके रख दूं तो उसका टेम्परेचर गिरने का जो रेट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ वाटर। तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना रेट फास्ट होगा। क्लियर? देखते हैं यहां पे क्या अंतर आएगा। इस टी को यहां पे जो इस एक्सप्रेशन में टी है, उस टी को मैं लिख रहा हूं टी नॉट प्लस डेल्टा टी। जो बॉडी का टेम्परेचर है टी, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से हल्का सा बड़ा है डेल्टा टी। इस केस में आप टी की जगह इसको रिप्लेस कर दें वहां पे, तो डी टी बाई डी टी बिकम्स डी टी बाई डी टी बिकम सिग्मा ए एम एस टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 और माइनस टी नॉट की पावर 4। इस ब्रैकेट से आप टी नॉट को बाहर निकाल लो, सिग्मा बाय एम एस टी नॉट की पावर 4 अंदर 1 प्लस डेल्टा टी बाय टी नॉट की पावर 4
माइनस टी नॉट की पावर 4। बताएं ठीक लिखा है क्या? यहां से टी नॉट कॉमन निकाला, टी नॉट कॉमन निकाला, लेकिन पावर 4 थी, टी नॉट की पावर 4 आ गया बाहर, और अंदर 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट बन जाएगा। अगर वापस करेंगे मल्टीप्लाई तो वही बन जाएगा। अब देखें, डेल्टा टी, इफ डेल्टा टी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू टी नॉट, तो क्या ये 1 प्लस एक्स रेस की पावर एन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं? क्या होती है 1 प्लस एक्स की पावर एन कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स, जब आपका एक्स एक से बहुत छोटा हो। तो छोटा है तो यहाँ पे आपकी पावर कहाँ आ जाएगी, घूम के यहाँ आ जाएगी। तो इसको आप लिख लें सिग्मा ए एम एस टी नॉट की पावर 4 और साथ में 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट माइनस टी नॉट की पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट एक्सपेंड कर लें आपकी, और फिर सोल्व कर दें, क्या आएगा? ये टी नॉट की पावर 4 और वो वाला पार्ट कटेगा, प्लस माइनस बचेगा क्या आपका, टी नॉट की पावर 4 इंटू दिस। इसको सोल्व करें फर्दर। हाँ जी, लिख लिया यहां तक, आगे बढ़े। डी टी बाई डी टी सिग्मा ए बाई एम एस, जो अंदर बना वो टी नॉट की पावर 4 प्लस, बताएं उस ब्रैकेट को एक्सपेंड करने के बाद क्या बना, यहां से टी नॉट की पावर 4 बन गया, और साथ में 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट क्यूब, या टी नॉट क्यूब ऊपर आएगा, ऊपर आएगा 4 डेल्टा टी टी नॉट की क्यूब और माइनस टी नॉट की पावर 4, ये कट जाएंगे, ये आपका आ गया सिग्मा ए एम एस, 4 बाहर निकाल लिया, टी नॉट क्यूब यहां लिख दिया, और डेल्टा टी यहां आ गया, डेल्टा टी बाय डी टी बाई डी टी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये आपका है रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग या फिर रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल, कब? जब डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टी नॉट। टी नॉट यहां पे क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। आप ये बताएं, अगर आपने एक जग पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बाहर सराउंडिंग में रख दिया, तो क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना, एक जग की हीट से क्या होगा उसका, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर। तो कुल मिला के दिस टी नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पे जब वो हीट ट्रांसफर रहेगी हॉटर बॉडी टू सराउंडिंग, तो आपका टी नॉट नहीं बदलेगा, एटलीस्ट हाँ टी बदलेगा, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बदलेगा, सराउंडिंग का नहीं बदलेगा। सिग्मा तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, एरिया आपके ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, मास आपका ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, टी नॉट क्यूब कांस्टेंट है, चार तो है ही कांस्टेंट, डेल्टा टी आपका जो रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल रहेगा या जो कूलिंग का रेट रहेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना आपका सराउंडिंग का और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, का अंतर ज्यादा होगा, उतना जल्दी आपका टेम्परेचर फॉल करेगा। यही बात हमने स्टार्टिंग से की थी और वही इस एक्सप्रेशन से निकल के आई है। बस आप यहाँ पे ये नोट कर लेना कि सिग्मा ए एम एस टी नोट का मतलब क्या है। सिग्मा क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट, लिख लें आप, लिखना हो तो। ए क्या है,
एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ए इज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। जब फाइनल आप रिवीजन करेंगे ना, कोई एग्जाम जब आप देने जाएंगे, तो एक्सप्रेशन और उसमें लिखे हुए जो सिंबल्स हैं सबका मतलब पता होना चाहिए। अगर ये पता है, जब फाइनल सवाल कर रहे होंगे आप, न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, तो इसका डेरिवेशन आप बार बार नहीं यूज करेंगे, एक्सप्रेशन यूज करना है और इसके सिंबल्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ए इज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड डेल्टा टी इज टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ठीक, ये आपका आ गया। एक बात इसमें जरूर ध्यान रखेंगे, लेट से आपके बॉडी का टेम्परेचर, इस एक्सप्रेशन को एक तरीके से और भी लिखते हैं, dt बाय dt इक्वल टू k डेल्टा टी। एक मतलब कोई भी रैंडम सा कांस्टेंट आपने इंट्रोड्यूस किया यहां पे और डेल्टा टी वो लिख दिया। जब बॉडी आपकी टेम्परेचर T1 से T2 पे जाती है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 रहता है, तब आप इस एक्सप्रेशन को कैसे यूज करोगे वो देखते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, बॉडी का टेम्परेचर T1 था, सराउंडिंग से ज्यादा था, वो लगातार घट रहा है, लेट से T2 हो गया इन टाइम T। इसके ऊपर भी सवाल करेंगे तो और समझ में आएगा। T टाइम में ये T1 से T2 हो गया और सराउंडिंग का T0 है, तो इस एक्सप्रेशन को कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। डेल्टा टी क्या आता है आपका यहाँ पे, dt बाई डी टी, फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। dt बाई डी टी क्या है कि किस रेट से आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फॉल हो रहा है, तो कहां से कहां तक हो गया, इनिशियल T1 था, फाइनल T2 हो गया जो कि कम है, तो आप इस वाले ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे T1 माइनस T2 अपॉन टाइम टेकन। ठीक पॉइंट है। यहां पे आपका कांस्टेंट आ गया K। अब ये वाला डेल्टा टी जो था वो क्या है, आपके ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच का डिफरेंस है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लगातार घट रहा है और वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो आप जब वो डेल्टा टी निकालेंगे तो T1 यूज करें या T2 यूज करें। आर यू गेटिंग द कंफ्यूजन? नहीं समझ में आया कि आपको इस यहां पे जो डेल्टा टी है वो ऑब्जेक्ट का और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस लिखना है, लेकिन बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार T1 से T2 घट रहा है, तो मैं जब ये टेम्परेचर डिफरेंस लिखूंगा सराउंडिंग का और ऑब्जेक्ट का, तो T1 लूं T2 लूं, क्या लूं, यहां पे आप T1 T2 का एवरेज लेंगे। आपको याद रखना है जब भी आप वहां पे डेल्टा टी लिखेंगे तो T1 प्लस T2 बाई T2 माइनस T0, ऐसे एक्सप्रेशन बना के आप सवाल को सोल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, अभी इसी ऊपर बेस सवाल करेंगे एक टॉपिक के बाद। और देखिए आप यहां से कहां से शुरू से बता देते हैं। आप ये बताएं टेम्परेचर फॉल का एक्सप्रेशन ये वाला ध्यान में आया गया, जो टेम्परेचर फॉल का ये वाला एक्सप्रेशन है, ये समझ में आया गया यहां तक? ठीक है, आपके किसी भी बॉडी का टेम्परेचर फॉल का रेट ये रहेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बस उसका स्पेशल केस है कि जब डेल्टा टी कम हो तब क्या हो। वहां पे आपने टी को लिख लिया T0 प्लस डेल्टा टी, एक्सप्रेशन में यूज किया। देखिए यहां बस इस टी की जगह लिखा है T0 प्लस डेल्टा टी की पावर 4। यहां पे T0 कॉमन लेंगे तो पावर 4 बाहर साथ में कॉमन आएगी, अंदर बच गया 1 प्लस डेल्टा टी बाई T0 की पावर 4। ये समझ में आता है क्या? ये नहीं आता तो आप अलग से मिले, है ना, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। इसको वापस एक्सपेंड करने पे वही चीज बन जाएगी। ठीक है, अब ये वाला डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू नीचे T0। उस केस में आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये पावर यहां पे आ गई। इसके बाद ब्रैकेट एक्सपेंड किया सिंपल, तो ये T0 की पावर 4 उससे कटेगा और यहां से मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा 4 डेल्टा टी इंटू T0 क्यूब।
ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, कट के ऐसा बन गया। इस एक्सप्रेशन में बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, बस डेल्टा टी को छोड़ के। इसका मतलब जो रेट ऑफ कूलिंग है वो आपके टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी को आपने ऐसे लिखा। अब बस मैं इसका सवाल में कैसे एप्लीकेशन होगा वो बता रहा था कि सवाल में कहेगा कि वो 20 से 10 डिग्री सेल्सियस हो गया 7 मिनट में, तो वहां पे डेल्टा टी लिखने का जो तरीका है, बॉडी का टेम्परेचर आप दोनों टेम्परेचर का मीन मान के लिखेंगे। डन, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। पहले समझ लें क्या मतलब है। एक ब्लैक बॉडी जिसका टेम्परेचर टी है, वो अलग अलग वेवलेंथ्स पे रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। ठीक है, ग्राफ आपने ऑलरेडी देख लिया है कि रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, रेडिएशन, हाँ जी आवाज नहीं करेंगे, वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ आपका ऐसा आता है। यहां जिस लैम्डा के लिए मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी है, उस लैम्डा को बोला लैम्डा मैक्स। ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है ग्राफ। तो जिस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन सबसे ज्यादा है उसको आपने लैम्डा मैक्स बोल दिया। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, टी। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो बोलता है कि लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर ऑफ बॉडी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है। लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। यही आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो है। लैम्डा मैक्स इंटू टी इज सम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू बी। ये आपका वीन्स कांस्टेंट है। lambda max is wavelength to maximum radiation। जिस मैक्सिमम रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ वो लैम्डा मैक्स है, एंड टी इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इस केस में अगर बॉडी का टेम्परेचर बदल जाए, आप एक बात बताएं, अगर बॉडी का टेम्परेचर बदल जाए तो क्या ये ग्राफ भी बदल जाएगा? क्योंकि सबसे पहले मैंने यही बताया था कि एक ब्लैक बॉडी अपने टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन करती है, तो टेम्परेचर पर रेडिएशन डिपेंड करेगा, तो ग्राफ भी अलग बनेगा। लेट्स से किसी और टेम्परेचर पे आपका ग्राफ ये बन गया, तो यहां पे लैम्डा मैक्स, उसको मैंने लैम्डा 1 बोल रहा हूं, और टेम्परेचर मान लो T1 है। अब मुझे ये बताएं इस ग्राफ को देख के, क्या T1 T से बड़ा होगा कि छोटा होगा? वाई? क्योंकि लैम्डा बड़ा हो गया है ना, लैम्डा बड़ा हो गया तो इस केस में T1 आपका कम होगा T से। और इस वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू और आप देख लें क्या है। ये वैल्यू है आपके पास B इक्वल टू 2.89 10 की पावर -3 इन SI यूनिट्स। ये आपके B की वैल्यू। तो इस तरीके से थियोरेटिकल पार्ट इस टॉपिक का खत्म होता है। कुछ न्यूमेरिकल और करने हमें,
कल की क्लास में आपकी रिवीजन टाइप मान लो, और कुछ 2-4 न्यूमेरिकल करवाऊंगा और चैप्टर को खत्म करेंगे। सबको रिवाइज करके आना है। क्या ये जो पनिशमेंट है सबको एक्सेप्टेबल है? बीइंग अ